Hello friends, today we'll start with a new chapter that is life process, chapter number 6। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि कोई भी बॉडी जिसमें लाइफ होती है वो एक के बाद एक कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं? दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन सभी फंक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हमें कैसे पता चलेगा कोई भी बॉडी अलाइव है या नहीं है? उनके मूवमेंट से हमें कैसे पता चलेगा? उनके मूवमेंट से। जैसे कोई जानवर अगर दौड़ रहा है या शिकार करते हैं, जैसे लॉयन डॉग हो गया, या कोई इंसान अगर चिल्ला भी रहा है या कोई काम कर रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इन्हीं एक्शन से हम कहेंगे कि कोई अलाइव है या नहीं है। ओके, लेकिन क्या हो अगर सभी सो रहे हो तो आप कहेंगे कि उस बॉडी की ब्रेथ चल रही है। ओके, एंड व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में हम क्या कहेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स अलाइव भी है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि मैम वो क्योंकि ग्रो कर रही है इसीलिए हम कहेंगे कि प्लांट्स अलाइव है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ आपसे कि जो प्लांट्स ग्रो करते हुए नहीं दिखते हैं वो भी अलाइव होते हैं, तो वो कैसे हमें पता चले? ठीक है, तो एक बात हमें समझ आती है कि किसी भी बॉडी के मूवमेंट को देखकर उसे अलाइव बताना काफ़ी नहीं है ना? सिर्फ हम देख के विजिबल मूवमेंट, है ना, किसी भी लिविंग बींग्स के विजिबल मूवमेंट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। उस लिविंग बीइंग में जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली परफॉर्म होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दैट लिविंग बीइंग इज अलाइव। ओके, हमें ये पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। यस और नो? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में वो काम करते हैं। जैसे उनमें टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं और सेल्स में स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सी, टिश्यूज़ हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉल स्मॉल components in them. So what is the components meaning? कंपोनेंट का मतलब है कि जो सेल के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ओके, अब क्या होता है ना कि एनवायरनमेंट इफेक्ट की वजह से ऑर्गेनाइज्ड लिविंग स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्रेक होने लगता है। सी हियर, ऑर्गेनाइज्ड लिविंग स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर है वो ब्रेक होने लगता है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो जब उनका ऑर्डर, स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्रेक होने लगता है तब वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ये अपने स्ट्रक्चर्स को टाइम टू टाइम रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब है सिस्टम या पार्ट्स, किसी भी पार्ट्स या सिस्टम को अरेंज करना। The process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. Organisms need energy to perform various activities. The energy is supplied by the nutrients. Organisms need various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। किसी भी बॉडी का चलते रहना, जो उसका मेंटेनेंस फंक्शन है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। चाहे
कोई काम करे, कोई बॉडी काम कर रही हो या ना कर रही हो या वो सो रही हो, फिर भी मेंटेनेंस फंक्शन जो अंदर बॉडी के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो लगातार परफॉर्म करते रहने चाहिए। उन प्रोसेस को, ये जो मेंटेनेंस जॉब है, इस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। The process which together perform this maintenance job are known as life process. Okay? किसी स्ट्रक्चर के डैमेज या ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दैट इज फूड ऑफ कोर्स। अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? बाहर से, यानी फूड से मिलेगी। ओके, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज फूड वी ईट। जब फूड बॉडी के अंदर जाएगा तो वो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा, और इस फूड को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बॉडी ग्रो करती है तब एडिशनल न्यूट्रिशन की भी हमें ज़रूरत होती है। जो भी बॉडी, वेदर इट इज़ लिविंग बीइंग्स इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, अगर वो ग्रो कर रही है, वो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स यानी कि एडिशनल सोर्स ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमें बाहर से ही मिलती है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, जो हमारा फूड सोर्स है, ठीक है, वो कार्बन बेस्ड है। तो जो कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, उस वजह से जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है वो भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो फूड सोर्स है वो कार्बन बेस्ड है। तो जो कार्बन बेस्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस वजह से जो हमारा न्यूट्रिशनल प्रोसेस है वो भी सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग हो जाता है ना, डिफरेंट होता है। फूड सोर्स है वो अलग है। वाई? बिकॉज जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो फूड हम खाते हैं बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है और फिर वो उसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वो उसे क्या करती है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है, जिसका जो यूज़ है वो बॉडी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, स्ट्रक्चर मेंटेन करने में यूज़ करती है। और जो बॉडी ग्रो करने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी एनर्जी हमें चाहिए, है ना। अगर बॉडी को हमें ग्रो करना है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमें बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, ताकि वो एनर्जी उस बॉडी को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक करती है। सो जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ है बॉडी में, उस वजह से हमें वो एनर्जी रिलीज़ होती है, हमें वो एनर्जी मिलती है। सो दैट केमिकल रिएक्शन इज़ नेसेसरी इन द बॉडी। ओके, और एक केमिकल रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन। सो दिस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन केमिकल जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। जो ये सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसलिए जो कुछ लिविंग बीइंग्स हैं वो बाहर से ऑक्सीजन सोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो बॉडी है वो बाहर से ऑक्सीजन को लेकर अंदर मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ पे फूड सोर्स के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है और फिर उसे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो फूड हमें बाहर से मिलता है, ये जो फूड हमें बाहर से मिलता है, जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं या जो वेस्ट रिमूवल की जो ज़रूरत होती है, वो सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ज़रूरत
नहीं होती है। ये जो गैस एक्सचेंज है, वेस्ट रिमूवल्स है ना, तो ये सब की ज़रूरत नहीं होती है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को। वाई? बिकॉज जो सरफेस होता है इस ऑर्गेनिज्म का, जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन बट द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हो कि अगर उसका जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लग जाए, या जो डिज़ाइन है बॉडी का वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, अब हम इसी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स हैं वो डायरेक्टली अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी नहीं होती है सभी सेल्स के लिए। ठीक है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि बॉडी कैसे फंक्शन को परफॉर्म करती है, और जो टिश्यूज़ है वो उनको मेंटेन करने में फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें अलग अलग बॉडीज़ अलग अलग बॉडीज़ फंक्शन अपने अपने बॉडीज़ में फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ है और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ मिलके बॉडी के ऑर्गेनिज्म में अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है ना। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी होती है वो फंक्शंस को परफॉर्म करती है, अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है ना। और जो टिश्यूज़ है हमारी बॉडी में, जो टिश्यूज़ है उन टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बॉडी को क्या ज़रूरत है, फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फूड और ऑक्सीजन है ये बॉडी के एक पार्ट में जाके हम कह सकते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के एक पार्ट में, जबकि सभी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को इस सब्सटेंस की, इस मटेरियल की ज़रूरत होती है कि नहीं। यहाँ पे जो ज़रूरत है वो किसकी आ जाती है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसकी ज़रूरत हो जाती है। जो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम क्या होता है कि एक जगह से फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाए, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रोल होता है। ठीक है, All green plants require the food prepared by photosynthesis, other inorganic nutrients. These are absorbed from the soil by the roots as they are in contact with the soil. The materials prepared by photosynthesis and the materials absorbed by the roots should be sent to other parts of the plant, and this process is called transportation in plants. स्टार्टिंग विथ न्यूट्रिशन। जब हम कोई काम करते हैं जैसे वॉकिंग और राइडिंग अ बाईसाइकिल, हम वो सब काम एनर्जी से करते हैं, है ना। वो सब काम हम एनर्जी से करते हैं, एनर्जी लगती है कोई भी काम को करने के लिए। इवन हम कुछ नहीं भी करते हैं, इफ़ वी आर सिटिंग आइडल एंड इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन ऑल्सो वी नीड एनर्जी, ताकि हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम मेंटेन कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, दैट इज़ द सिस्टम और द पार्ट्स दैट वी अरेंज, जो हम अरेंज करते हैं। ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, उसे जिससे वो ग्रोथ, डेवलपमेंट और सभी काम कर सके, वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज़ फूड वी ईट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना जो फूड है वो उन्हें कैसे मिलता है, हाउ डू दे गेट इट। सो एनर्जी की जो जनरल नीड है वो सभी लिविंग बीइंग के लिए एक ही होती है, वो होता है फूड। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सेम होता है, दैट कम्स फ्रॉम फूड।
लेकिन उसे लेने का जो तरीका है वो सबके लिए अलग अलग होता है। प्लांट्स के लिए अलग हो सकता है, जो एनिमल्स हैं उनका जो सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अलग होता है, और हम इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी सोर्स ऑफ फूड अलग होता है। ओके, इसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल फूड लेते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में वो सिंपल फूड उन्हें मिलता है। ठीक, एंड इन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड से अपना खाना लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में जो फूड लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी शामिल है। और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसे सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ब्रेक डाउन किया जाता है, अदरवाइज वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। सो कुछ जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज को यूज़ करते हैं और फिर उसे सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ा जाता है, और फिर उसे बॉडी के ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं, और फिर उसे हम बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसे पूरा करने के लिए जो ब्रेकडाउन के लिए जो कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज है उनके ब्रेकडाउन के लिए जिस बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं उसे हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये कि जो बॉडी की जो केमिकल रिएक्शंस है उनको वो एक्टिवेट करती है। दैट इज़ द वर्क ऑफ बायो कैटलिस्ट, दैट इज़ एंजाइम्स। या फिर जो केमिकल रिएक्शंस है जो बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उसको वो स्पीड अप कर देते हैं। ओके, इसलिए जो हेटेरोट्रॉप्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एनिमल्स एंड fungi are the prime example. Okay, so now we'll see the autotrophic nutrition. What is that? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को कार्बन और एनर्जी फोटोसिंथेसिस से मिलता है। ठीक है, कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक के जो ऑर्गेनिजम्स है उनको जो कार्बन और एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? वो फोटोसिंथेसिस से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इस प्रोसेस से जो ऑटोट्रॉप्स फूड लेते हैं बाहर से और उसे स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी, और वो उससे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यहाँ फूड को जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेकर फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सी हियर, यस, फिर इसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे प्लांट्स को प्रोवाइड करती है, और जो कार्ब्स इंस्टेंटली यूज़ नहीं होते हैं उसे स्टार्च के फॉर्म में, फिर उसे स्टार्च के फॉर्म में हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ओके, जिसे प्लांट ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल एनर्जी की तरह यूज़ भी कर सकती है। ठीक है, सी ऐसी जो सिचुएशन होती है हमारी, इसमें ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, जहाँ हम जो खाना खाते हैं उसे बॉडी एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेती है। तो जो सिचुएशन प्लांट्स में होती है वैसे ही सिमिलर सिचुएशन ह्यूमन बीइंग्स में भी, ह्यूमन बॉडी में भी हम देख सकते हैं। Okay, in the form of glycogen. Now let's see the equation of photosynthesis. What does it says? Equation बन रही है, ये जो ऊपर जो equation दिख रही है, like 6 molecules of carbon dioxide and the 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight, and it forms the glucose, that is carbohydrates, with the, in addition with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. So इस इक्वेशन में क्या है, किस तरीके से हम इक्वेशन को समझ सकते हैं कि जो ये इक्वेशन ये बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन का समराइज है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। Green plants prepare their own food. They make food in the presence of sunlight. Sunlight provides energy. Carbon dioxide and water are the raw materials, and chloroplast is the site where food is made. The process by which green plants prepare food is called photosynthesis. During this process, the solar energy is converted into chemical energy and carbohydrates are formed. Green leaves are the main sites of photosynthesis. The green portion of the plant contains a pigment chloroplast, which contains chlorophyll. The whole process of photosynthesis can be shown by the following equation. नेक्स्ट इज, अगर हम क्रॉस सेक्शन सी दिस डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ को अगर हम देखते हैं, सी दिस, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ व्हाट, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, अगर इस क्रॉस सेक्शन लीफ के क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, अगर हम देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि जो कुछ सेल्स है, कुछ सेल्स में जो ग्रीन लीफ, सी दिस, यू कैन सी दिस, ओके, ये इस तरीके से, ये सारे जो आप देख, जो ये ग्रीन डॉट्स होते हैं, ये डॉट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यू कैन सी दीज डॉट्स, इन डॉट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स, ये डॉट्स जो है वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, यू कैन सी इट, आई थिंक, इफ नॉट आई विल मेक इट विजिबल फॉर यू, दीज डॉट्स, नाउ यू कैन सी इट अंडर द सर्कल ऑफ दिस रेड मार्क। सो दीज डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स, यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम, आप बस नाम याद रखिए, सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, इन ग्रीन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। सो ग्रीन डॉट्स, जैसे ये डॉट्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जो ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स, एंड देन these green dots are known as chloroplast which has chlorophyll. chloroplast में क्या होता है, chlorophyll. ठीक है, and then you can see this is phylum, this is xylem. ठीक है, this is the vascular bundle and this is waxy cuticle, upper epidermis, then lamina or leaf blades, these are the blades. These are the veins of leaf and this is the mid part of the rib. Yeah, air spaces, यहाँ से air, ये air space के लिए lower epidermis, this is the guard cell of leaf. Okay, let's just come to the activity. आपको क्या करना है, इसमें एक मनी प्लांट लेना है, उसे एक डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दें ताकि सभी स्टार्च उसमें यूज़ हो सके। अब जो प्लांट है उनको क्या करना है, आपको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। एक लीफ आपको वहाँ से तोड़नी है और फिर उसको ग्रीन एरिया को मार्क करके उसे पेपर पे ट्रेस कर देना है ना, पेपर पे जस्ट ऐसे जो छाप देते हैं वैसे आपको करना है। तो लीफ को हम जब कुछ मिनट के लिए, उसके बाद में क्या करना है, हमें लीफ को कुछ देर के लिए हमें बॉइलिंग वाटर में डिप करके रखना है और फिर अल्कोहल के बीकर में हमें ध्यान से क्या करना है, उसे पूरी तरीके से डिप कर देना है। ठीक है, तब तक करना है जब तक वो गरम ना हो जाए, जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। फिर लीफ और सॉल्यूशन दोनों को
दोनों का क्या कलर बनेगा, और जो लीफ है उसे हमें कुछ मिनट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देना है, ठीक है। फिर से बाहर निकाल कर जब हम उसे वॉश करेंगे तो जो लीफ का कलर हम देखेंगे और जो उसका कलर ट्रेस पेपर पे था, दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो जो कलर होगा वो कलर बनेगा ब्लू कलर बनेगा, और वो ब्लू कलर इसलिए बना बिकॉज देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, दैट्स व्हाई द कलर टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू blue. Okay, and I just want to request you all that if you want to do any experiment or any activity, आप टीचर्स की प्रेजेंस में ही एक्टिविटीज़ कीजिएगा. ओके, आई जस्ट होप दैट यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस कि जो टीचर्स हैं उनकी प्रेजेंस में ही आपको एक्टिविटीज़ को करना है. ओके, अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर, आप जस्ट इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट मूव टू द अदर फिगर, दैट इज फिगर 6.3. ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमाटल पोर. प्लांट को कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इस फिगर से हम ये देखेंगे कि स्टोमाटा को देख सकते हैं, जैसे कि जो लीव्स है, दिस इज द स्टोमाटा. ओके, स्टोमाटा को हम देख सकते हैं, जो लीव्स पे जो टाइनी पोर्स में प्रेजेंट है, इन पोर्स के थ्रू हम बड़े लेवल पे गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है. जो स्टोमाटा के जो पोर्स है, इन पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है ताकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जा सके. लेकिन ये जानना भी हमें ज़रूरी है कि जो गैस एक्सचेंज होती है, यस, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो लीव्स के अलावा स्टेम्स और रूट के सरफेस पे भी होती है, ठीक है. ना कि वो लीव्स पे होती है, बल्कि वो स्टेम्स और रूट्स पे भी, रूट्स के सरफेस पे भी वो गैसेस होती है, ठीक है. जिसमें इन स्टोमाटा से वाटर लॉस भी हो सकता है, तो जिससे कि जो वाटर लॉस है वो भी हो सकता है. प्लांट इन पोर्स को क्लोज कर देती है. कब क्लोज करती है? जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की हमें नीड ना हो. तो क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं वो इन स्टोमाटा के जो पोर्स हैं उनको बंद कर देते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती, यानी कि कब? नाइट में, है ना. एंड ये जो ओपन एंड क्लोज ऑफ पोर्स है ना, दिस ओपन एंड क्लोज ऑफ पोर्स. तो ये जो ओपन एंड क्लोज पोर्स है, ये कौन करता है, किससे होता है ये? दीज आर डन बाय गार्ड्स. ओके, these are done by this functioning is done by the guards. Okay, it is a function of the guard cells. Now guard cells तब expand होते हैं जब water, ये जो guard cells है ये तभी expand होंगे जब water fill हो जाएगा, है ना. वाटर भर जाता है तभी गार्ड सेल्स क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, जिस वजह से जो स्टोमाटा पोर है वो दोबारा से ओपन हो जाता है, ठीक है. ठीक इसी तरह से जब पोर क्लोज होता है तब जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाता है. तो गार्ड सेल का श्रिंक और एक्सपांड होना, उस वजह से जो स्टोमाटा है वो ओपन होता है या फिर वो क्लोज होता है. ओके, नेक्स्ट अब हम एक्टिविटी देखते हैं 6.2. एक्टिविटी 6.2 को अब हम देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज दैट? द फिगर, just concentrate on the figure, you will understand it, it's very easy. दो सेम साइज के प्लांट्स हमें लेने हैं जिसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में हमें उसे रखना है. अब एक प्लांट में हमें ग्लास प्लेट, एक प्लांट के पास में हमें ग्लास प्लेट रखनी है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और दोनों प्लांट्स को हमें बेल जार से कवर कर देना है. एंड ऑल्सो ताकि एयर टाइट पैक हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी यूज़ वैसलीन फॉर सीलिंग पैकिंग, ठीक है. फिर उसे 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, फॉर जस्ट अबाउट 2 आवर्स.
एक लीफ को वापस हम वैसे जैसे हमने पहले एक्टिविटी में किया था, एक लीफ को हम तोड़कर देखेंगे, उसमें जो स्टार्च की प्रेजेंस होगी दैट वी हैव टू नोटिस, क्या दोनों में सेम अमाउंट का स्टार्च है या नहीं है। और सो ये जो एक्टिविटी है जो हमने प्लांट्स के थ्रू स्टार्च की प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया है, तो सो वी कम टू नो, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो सनलाइट है दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो सनलाइट है दैट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं हाउ ऑटोट्रॉप्स फुलफिल देयर एनर्जी नीड, है ना। हमें ये पता है कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स किस मटेरियल से और किस तरीके से वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, बट उन्हें जो दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी नीड होती है टू बिल्ड देयर बॉडी, which are nitrogen, phosphorus, iron and magnesium. All these for the energy sources like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, these are taken from the soil. ये कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन डेवलपमेंट, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह लिया जाता है। ये जो नाइट्रोजन है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन बिल्डअप, जिसे जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उससे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, अब हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। क्या होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, उसी तरीके से बस उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड है और जो ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन अलग होगा हर एक ऑर्गेनिज्म का, और जो फूड है उसे किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है जैसे कि ग्रास, अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि एक ही जगह पे अवेलेबल होना, और या तो फूड सोर्स मोबाइल है, मोबाइल का मतलब क्या होता है कि जो फ्रीली मूव कर सके उसे हम मोबाइल कहते हैं, जैसे कि डेयर। इसी वजह से जो फूड न्यूट्रिएंट है वो अलग होता है, वो हमेशा सबका हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है। जैसे कि जो काव है वो कंज्यूम करती है ग्रास, और जो लायन है वो हंट करता है डियर को, तो सबका फूड अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करके जो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, जैसे कि फंगाई हो गया, यीस्ट हो गया, और जो मशरूम्स है और भी, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और some take nutrition, yes, some take nutrition from the plants and animals without killing them. These organisms are known as parasites. What they are known as? Parasites. जो organisms न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उनको किल किए, बिना उनको मारे, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कसकटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। ठीक है, these. Okay, now we'll see how do organism obtain their nutrition. organisms कैसे अपने न्यूट्रिशन को वो किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे फूड और उसे कंज्यूम करना अलग होता है, वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है सबका। ठीक है, सिंगल सेल की बात करें तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो जो पूरा सरफेस है वो ही फूड को कंज्यूम करता है ना। दे डोंट हैव डिफरेंट ऑर्गन्स बट द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द होल सरफेस ऑफ अ सिंगल सेल।
बट जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म की वो अगर बढ़ जाती है तो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना सिंगल सेल के, वो उन फंक्शन को परफॉर्म करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आप फिगर 6.5 में भी देख सकते हैं, जो अमीबा है विच इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सी अमीबा वो कैसे अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। जो अमीबा है वो फूड को टेम्परेरी, जो उनका फिंगर लाइक सेल एक्सटेंशन है, सी दिस इज द फूड पार्टिकल, ओके, दिस इज द फूड पार्टिकल एंड दिस इज न्यूक्लियस, ओके। तो जो अमीबा है वो फूड को टेम्परेरी, जो फिंगर लाइक सेल एक्सटेंशन होता है, वो फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। यू विल सी इट, ये दीज आर द फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, सेल एक्सटेंशंस, दीज, ये एक फूड वैक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। और एक फूड वैक्यूल को वो क्या करते हैं, बनाने लग जाते हैं। जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, जो इस फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, जो फूड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको वो सिंपल सब्सटेंस में वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो फूड पार्टिकल है वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, जो फूड की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे वो फूड वैक्यूल सिंपल जो सब्सटेंस होते हैं सिंपल उसमें ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, ऑफ कोर्स जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसे वो क्या करेंगे, वो उसे सेल के सरफेस के थ्रू वो बाहर उसे थ्रो कर देंगे। यहाँ पे वो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ पे वो सेल के सरफेस के थ्रू उसे बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। नाउ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ये एक्टिविटी है फिगर 6.6 में, एक बार हम वो चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या कह रही है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स A and B and add the starch solution, okay, add the starch solution and adding saliva in one tube and leave for 20 minutes. Then observe the tubes if any color changes by adding the drop of iodine solution. We just have to observe, okay. Now let's just come to the human alimentary canal, okay. So let's see to human alimentary canal, what is that? Human alimentary canal क्या होता है, see this, इसका मतलब जो होता है कि इट इज़ अ वे जहाँ पे हम फूड बॉडी में एंटर करते हैं और जो डाइजेशन होता है उसके बाद में जो वेस्ट बचता है वो NS के थ्रू से बाहर निकाला जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ फूड इज़ एंटर्ड इनटू द बॉडी एंड इट इज़ digested, and after the digestion process is complete, it is taken out, the remaining waste is taken out from the NS. So that is the human alimentary canal. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अब पढ़ेंगे। जो फूड है वो हमारे मुंह में जाता है, उसके बाद में कैनाल लाइनिंग होती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है उस वजह से वो फूड को वेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और जो फूड देखकर, जब भी फूड देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, माउथ वाटर होता है, वो किस वजह से होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सलाइवा रिलीज्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो शुगर को क्या कर सके, रिलीज कर सके, ठीक है।
और जब माउथ से फूड स्टमक में जाता है तो ये किससे जाता है? इट गोज़ थ्रू फूड पाइप, है ना, वो फूड पाइप से जाता है। और स्टमक क्या है? एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या करते हैं, बॉडी में रिलीज़ करते हैं ताकि जो डाइजेशन है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके। और ये जो फंक्शन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसे कंप्लीट करती है। ये जो फंक्शन है गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करने का, दैट इज़ डन थ्रू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंटर करते हैं जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, देन यस ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, फर्स्ट क्या होता है कि फूड माउथ से वो स्टमक में जाएगा और स्टमक के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जो फूड है स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है। जो फूड स्टमक से आता है ना वो एसिडिक होता है और उसे एल्कलाइन करना होता है, तो वो काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जब ये हो जाता है उसके बाद एंजाइम्स का रोल होता है, दैट इज़ पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम का क्या काम होता है, और वो काम तभी प्रोसेस तभी शुरू होगा पैनक्रियाटिक एंजाइम का जब फूड एसिडिक से एल्कलाइन बनता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं, वो फाइनली प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ये काम किसके थ्रू होता है? दैट इज डन बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। इट इज च्यूड बाय द मस्कुलर टंग, okay, this is a mouth where saliva is released, and esophagus, the food pipe, stomach, very big organ, small intestine where all carbs, fats, proteins they all are converted into the amino acids, fatty acids, okay, glycerol. Then diaphragm, gallbladder, bile duct, this is the liver, okay, the second brain of the body, human body, we can say pancreas, where the insulin, it is the factory of insulin, okay, then appendix, and large intestine, that is colon, where all the waste substances are gathered, and the anus is used for the excretion of the waste, okay. We all know जो unabsorbed food है वो large intestine में उसे भेज दिया जाता है, where these, okay, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहाँ पे अगेन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है विच इज़ विली, है ना। विली क्या होता है कि एक फिंगर के जैसे बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्टेड फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विली कहते हैं। वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उनका जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट सब्सटेंसेस आते हैं तो विली उस वेस्ट में से भी वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। उस वेस्ट फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसके बाद में उस वेस्ट को हमारी बॉडी एनस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाहर वो क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, ओके, बाय द एनस। Human being requires food to grow, reproduce, and maintain good health. Without food, our bodies cannot stay warm, build or repair tissue, or maintain heartbeat. Eating right food avoids certain disease or recovers faster
when illness occurs. Chemical substances in our food, called nutrients, fuel the other important functions. Nutrition in human beings starts from ingestion, which means taking of food into mouth, and ends with egestion, which means removal of unused food from the body. Now, just let's start with respiration. Okay, look at the activity 6.4 and these question answers, as I have already told you, that we'll cover it in the separate video. Okay, so come to the activity 6.4 and figure 6.7. As you can see the figure, that the air being passed in the lime water with a pichkari, okay, and or a syringe, and in the second one air being exhaled into the lime water. तो अब ये देख लेते हैं what you have to do in the activity. Take lime water in a test tube, blow air, और फिर जो टाइम नोट करके आपको क्या करना है कि इसका जो कलर चेंज होगा वो मिल्की कलर में चेंज ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है. एक ट्यूब में आपको सिरिंज यूज़ करनी है so that the air will pass through that syringe and you have to note the time. So how much carbon dioxide in the air we breathe out, that we have to observe. Okay. Next is activity 6.5. Let's just quickly see the activity. Take fruit juice and add the yeast, mix it in a test tube, and then fit one hold cork, and then उसे आपको क्या करना है, डिप करना है एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जहाँ पे लाइम वाटर हो. तो देन यू हैव टू टेल दैट लाइम वाटर में क्या चेंज आपको देखने को मिला. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, जिसे पायरुवेट कहते हैं. ये जो प्रोसेस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में किया जाता है. ये जो प्रोसेस होता है उसे साइटोप्लाज्म में हम किया जाता है. ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन विच इज़ नोन एज पायरुवेट, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. देन आगे जो पायरुवेट है, दैट हो सकता है पायरुवेट को हम एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. और ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, ये यीस्ट में किया जाता है. जो फर्मेंटेशन के टाइम पे जो हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज़ डन इन द यीस्ट. ठीक है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन टाइम. यहाँ जो फर्मेंटेशन है उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि जो सब्सटेंस है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और जो यीस्ट है उसका मतलब है, जो यीस्ट होता है वो एक सिंगल सेल फंगस होता है जो शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. शुगर को वो फर्मेंट करता है और फिर यीस्ट क्या करता है, उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. दिस प्रोसेस इज डन एब्सोल्युटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. एनएरोबिक का क्या मतलब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, सी पायरुवेट को ऑक्सीजन का जो यूज़ लेकर ऑक्सीजन की मदद से जो ब्रेक डाउन करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ब्रेक डाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ही काम करता है. वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है और सेल्स में एनर्जी पहुंचाने का काम करता है. एनर्जी, ये जो प्रोसेस है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल, उसको वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है. सी, ये जो प्रोसेस है
that breaks the 3 carbon pyruvate molecule into the 3 molecule of carbon dioxide, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो है दैट इज सिंपल वाटर। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, सो दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, ठीक है। जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए दूसरा जो रास्ता है, दूसरा पाथवे है, वो अडॉप्ट किया जाता है। इसलिए जो पायरुवेट होता है उसको लैक्टिक एसिड में हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। पायरुवेट को 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में कन्वर्ट होते हैं, जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनने लगते हैं तो जो क्रैम्प्स होते हैं वो इन्हीं लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एटीपी? यू कैन सी दिस, you can see the figure, breakdown of glucose by the various pathways. In the absence of oxygen, where there is yeast, in the lack of oxygen in muscle cells, and the presence of oxygen in the mitochondria, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में वो क्या करता है, पायरुवेट को विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में वो रिजल्ट देता है, एंड देन इट अगेन डिस्ट्रीब्यूट्स द एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी, एंड विच इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन with yeast, and the next pathway is the lactic acid plus energy, see, and it is done in the lack of oxygen in muscle cells, which is also, this lactic acid is also 3 carbon molecule. The third pathway is presence of oxygen, which is done in the mitochondria, and it results in carbon dioxide, water and energy. It's just simple, very easy. Just look at it once and then you will able to understand it, okay। Now what is ATP? See, जो ATP है, what is that? It is an energy, it is an energy जो cells में energy पहुंचाने का काम करती है। जो cells है, इसे cells में muscle contraction, protein buildup और दूसरी activities के लिए हम यूज़ करते हैं। सो आई थिंक नाउ यू गॉट इट। जो ATP है, इट इज़ एन एनर्जी विच इज़ ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, विच ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इनटू सेल्स, एंड जब सेल्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सेल्स में क्या करती है, प्रोटीन बिल्डअप और जो और भी एक्टिविटीज़ है उसमें उसका यूज़ लिया जाता है, हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो एनर्जी को सप्लाई करती है, ठीक है, ATP। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन पर डिपेंड होता है, और नाइट में एरोबिक रेस्पिरेशन हमें पता है कि दैट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमिनेशन है दैट इज़ कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस, दैट इज़ कंटिन्यूसली डन इनटू द प्रोसेस, ओके। और वो लगातार एक्सचेंज एक्टिविटी चल रही होती है नाइट में, when there is no photosynthesis process going on. Animals also evolved to take oxygen from the environment, and they learn to release the carbon dioxide, okay। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व वाटर से वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं ना, उनका जो ऑक्सीजन है यूज़ एब्जॉर्प्शन है, ऑक्सीजन वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, वो जो डिज़ोल्व वाटर होता है
उसी से वो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, इस्तेमाल भी कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 6.6. यू कैन ऑब्जर्व द फिश इन एक्वेरियम, कि वो अपना जो माउथ है वो कब ओपन और क्लोज कर, एक्सक्यूज मी, वाई, बिकॉज द एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन होता है वो फेयरली लो होता है, और क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है इसलिए जो फिश होती है वो फास्ट ब्रीदिंग करती है। ओके, नेक्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, human respiratory system. Yes, let's just come to the human respiratory system, like what is that? Okay, we have also talked about the breathing techniques done by the fish in aquarium and how they absorb the oxygen in air, and the terrestrial organisms, how they use the oxygen in the atmosphere, and the oxygen which is absorbed by the different organs in different animals. Okay, now, and these are more to know what are these. These are the tobacco. It is finally told about the tobacco that taken, like what are the tobacco forms: cigar, cigarettes, these hookahs, gutkas, bidi, these are very harmful, and the use of tobacco, we all know that it affects the major part of our organs, which is first one, it attacks the tongue, lungs, heart and liver. Smokeless tobacco, it is major risk for heart attacks, strokes, pulmonary diseases, several forms of cancer. So there is high incidence in oral cancer in India due to chewing of tobacco. Just say no to tobacco and its products. So come to the human respiratory system. क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? फिगर 6.9 हम इसमें देख सकते हैं कि जो एयर है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बॉडी में पास होती है ना। व्हाट इज नॉस्ट्रिल? जो नोज़ की जो 2 होल्स होते हैं दैट इज नॉस्ट्रिल, एंड फिर ये हेयर लाइन से फिल्टर होते हुए गले से पास होकर गले से ये क्या होती है, पास होकर लंग्स में पहुंचती है। ठीक है, देन देर इज एयर पैसेज। थ्रोट में जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो एयर पैसेज डैमेज हो सकता है, उसका क्या करता है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ध्यान रखते हैं। ठीक है, देन लंग्स में ये जो एयर पैसेज है स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वली कहते हैं, एल्वली है जिसे हम एल्वली कहते हैं, इनमें गैस एक्सचेंजेस भी होती है। दे ऑल्सो टेक्स द गैस एक्सचेंजेस। ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन, तो जो हमारे रिब्स होते हैं वो लिफ्ट होते हैं, लाइक तो जो रिब्स होती हैं वो लिफ्ट होती है, और जो डायाफ्रागम होता है, व्हाट इज दैट? डायाफ्रागम इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स का लोवेस्ट पार्ट। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन इन द डायग्राम ऑल्सो। सो जो डायफ्रागम है वो फ्लैट हो जाता है, इस वजह से जो चेस्ट कैविटी है दैट बिकम्स लार्ज, ओके। और जब एनिमल्स की बॉडी साइज है, एनिमल्स की जब जो बॉडी साइज है वो अगर लार्ज होती है, ठीक है, वो अगर लार्ज होती है तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ठीक से नहीं पहुंचा पाता है ना। सो यस, सो जो पिगमेंट है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रेड ब्लड corpuscles. Corpuscles, I think you know, the living cells is known as the corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water
देन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, द डिजॉल्व फॉर्म इन अ ब्लड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में सोल्यूबल होता है और वो ऑक्सीजन की बजाय वाटर में ज़्यादा अच्छे से सोल्यूबल होता है एंड हेंस द मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अ ब्लड. इसलिए वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है. नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम. सी द nasal passage, mouth cavity, pharynx, larynx. This is the trachea. Okay, rings of cartilage. This is the rings of cartilage. Lungs, ribs. You can see the ribs. Then respiratory bronchioles, alveoli, balloon-like structure. Okay, then bronchi, bronchioles. These are the bronchioles. Alveolar sac. This is the alveolar sac. So this is the human respiratory system. Let's come to the transportation now. What is transportation in human beings? Okay, question answers I have told you that will make the separate videos for that. Okay, now activity 6.7. Let's just see it. So what does the activity 6.7 says? जी, आपको क्या करना है, अपने हेल्थ सेंटर में विजिट करना है वेयर यू हैव टू नो द हीमोग्लोबिन्स मिनिमम रेंज. आपको वो पता करना है कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स में कितना मिनिमम रेंज होता है, मेन और वुमेन में कितना होता है, और जो एनिमल्स है जैसे बफेलो, काउ और भी जितने भी एनिमल्स हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल या मिनिमम जो रेंज होता है वो कितना होता है, और उसके लिए अलग क्लिनिक होता है, दैट इज़ द वेटनरी क्लिनिक. ठीक है, तो वहाँ आप विज़िट कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो अलग डिफरेंट मेल और फीमेल एनिमल्स होते हैं उनका आपको हीमोग्लोबिन भी चेक करना है एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंसेस. ओके, इट्स जस्ट द एक्टिविटी एंड वी हैव read it and explained it. Okay, let's come to the जो ब्लड है, ब्लड में जो फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड मीडियम उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा का क्या काम होता है? प्लाज्मा फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको वो डिजॉल्व फॉर्म में वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. दैट इज़ द वर्क ऑफ प्लाज्मा. रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, है ना. रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. एंड यहाँ पे जो कॉर्पसेल्स का मतलब होता है दैट इज़ द लिविंग सेल्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सॉल्ट्स, वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी घुलते हैं ब्लड में, है ना. बॉडी में जो ब्लड होता है, बॉडी में जो ब्लड को पुश करने के लिए हमें एक ऑर्गन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन. दैट पंपिंग ऑर्गन की हमें जो ज़रूरत होती है जिससे जो जितने भी टिश्यूज़ या जितने भी सिस्टम हैं जहाँ पे भी डैमेज हो गया है वो उसे रिपेयर किया जा सके थ्रू द नेटवर्क. ओके, The human heart is a muscular organ that provides a continuous blood circulation through the cardiac cycle and is one of the most vital organs in the human body. The heart is an organ but made up of a collection of different tissues. It is divided into 4 main chambers. The 2 upper chambers are called the left and right atria, and 2 lower chambers are called the right and left ventricles. The walls of these chambers are made up of a special muscle called myocardium, which contracts continuously and rhythmically to distribute blood to all the body cells. The inner layer is called the endocardium and is in contact with the blood that the heart pumps.
Also, it merges with the inner lining, endothelium of blood vessels and covers heart valves. The pathways of blood through the human heart are part of the pulmonary and systematic circuits. These pathways include the tricuspid valve, the mitral valve, the aortic valve, and the pulmonary valve. The mitral and tricuspid valves are classified as the atrioventricular AV valves. This is because they are found between the atria and ventricles. The aortic and pulmonary semilunar valves separate the left and right ventricle from the pulmonary artery and the aorta respectively. These valves are attached to the chordae tendineae, literally the heartstrings, which anchors the valves to the papilla muscles of the heart. The interatrioventricular septum separates the left atrium and ventricle from the right atrium and ventricle, dividing the heart into two functionally separate and anatomically distinct units. So now come to the topic, the heart and its pumping mechanism, how it functions and how it pumps the blood into the whole body. Okay, so friends, हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो हमारे फिस्ट जितना बड़ा है। फिस्ट का क्या मतलब है? हमारी मुट्ठी जितना बड़ा है, क्योंकि इसी हार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड। ओके, हार्ट में जो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, सो दीज टू चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट, दे आर द डिफरेंट चैम्बर्स। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसे ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स ना हो, इसीलिए दो अलग अलग चैम्बर्स बनाए हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से वो मिक्स ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में पहुंचाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव किया जा सके और ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से हार्ट में वापस पहुंचाया जाता है और फिर ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में पंप किया जाता है बाय आ हार्ट। अंडरस्टूड? एट्रियम्स है, मेन जो पार्ट है हम उसको एक बार टिक कर लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम, द लेफ्ट वेंट्रिकल, द नेक्स्ट चैम्बर, देन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So now you can see the figure, schematic sectional view of human heart, ठीक है? schematic sectional view, schematic क्या होता है? ड्राइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके समझाना, so that it can have a better impact while understanding the figure. And what is the sectional view? sectional view क्या होता है? that is the separate view, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम separately समझाते हैं, that is the sectional व्यू, है ना? सो नाउ जो स्टेप हमने अभी अभी पढ़ा है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और किस तरीके से वो लंग्स में फ्लो होता है और फिर हार्ट में उसको वापस पहुंचाया जाता है एंड देन इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी। तो ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप जो ये स्टेप है हमने जो पढ़ा है अभी, ये इसे हम स्टेप बाय स्टेप एक बार हम देखते हैं। हार्ट के लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट के लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट में पहुँचता है। लेफ्ट एट्रियम क्या है? इट इज़ अ थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ठीक है? इट इज़ अ थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। सो ब्लड को कलेक्ट करते समय लेफ्ट एट्रियम अपने मसल को क्या करता है? वो रिलैक्स रखता है, ठीक है? और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है कब?
जब नेक्स्ट चैम्बर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड होता है, ताकि जो ब्लड ट्रांसफ़र हो वो ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी टर्न के समय कॉन्ट्रैक्ट करे, तब जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर पम्प्ड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन देयर टर्न कम्स, जब उनकी टर्न आती है उस टाइम पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड बॉडी के बाहर पम्प्ड आउट किया जाता है। और यही ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से राइट साइड में अपर चैम्बर जो कि राइट एट्रियम है वहाँ से ब्लड को पम्प्ड आउट किया जाता है। ठीक है, जो राइट एट्रियम है दस, यहाँ से बॉडी ब्लड को क्या करती है, पम्प्ड आउट करती है। ठीक है, करेगा। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है दैट द ब्लड विथ नो ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी लोअर चैम्बर में जो राइट वेंट्रिकल है इट डायलेट्स, है ना। जो लोअर चैम्बर में ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डायलेट होता है। कब? जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो, जब राइट आउट किया जाता है, और तब जो लोअर चैम्बर में राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट्स होता है। डायलेट का मतलब वो एक्सपांड होता है। ठीक है, इसमें ब्लड जो राइट वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वो अपनी टर्न के समय ब्लड को लंग्स तक पंप करता है। फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल तक ट्रांसफ़र होता है, और फिर जब व्हेन द टर्न कम्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल इट एक्सपांड्स एंड जो ब्लड है वो लंग्स तक पंप किया जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर द ऑक्सीजन रिच ब्लड। सिंस जो वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करती है, इसीलिए जो इनकी मस्कुलर वॉल्स है वो एट्रिया से कंपैरेटिवली थिकर होती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली वेंट्रिकल्स और एट्रियम की। एट्रियम और वेंट्रिकल की जो वॉल्स है उसके बारे में हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। नाउ वॉल्स का काम क्या होता है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तब ब्लड दोबारा हार्ट में फ्लो ना करे, ये काम वॉल्स का होता है। तो व्हाट इज वॉल्स? दीज, ये जो आप एरो देख रहे हैं, दिस इज वॉल्व, इसे हम वॉल्व कहते हैं। ठीक है, दिस इज द वॉल्व। लेट्स जस्ट कंक्लूड इट। See, this is the aorta, this is pulmonary arteries, this is pulmonary veins, left atrium, I told you, this is the valve, left ventricle, this is left ventricle, this is right ventricle, right atrium, this is right atrium, vein cava from upper body, this is vein cava from lower body, septum dividing wall, septum dividing, this is the dividing wall, so that the oxygen and the carbon dioxide rich blood does not mix it. Okay, now come to the next topic. Oxygen enters the blood in the lungs. So what is that? Let's just read it. So now look at the figure 6.11. इसमें क्या दिया हुआ? This is the schematic representation of transport and exchange of oxygen and carbon dioxide. किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? रिप्रेजेंटेशन मीन्स द पोर्ट्रे करना, है ना, किसी भी फिगर या ऑब्जेक्ट को पोर्ट्रे करना, शो करना। ओके, नाउ
नाउ साइड है हार्ट के राइट एंड लेफ्ट साइड में इसीलिए सेपरेट किया है सो दैट द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ब्लड विथ नो ऑक्सीजन मिक्स नाउ, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स नाउ, इसीलिए हार्ट को दो साइड में डिवाइड किया है ना, राइट एंड लेफ्ट साइड, ताकि ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में अच्छे से सप्लाई पहुंच सके। ओके, इसीलिए नेचर ने जो हार्ट है उसको राइट और लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएट किया है। ये एनिमल्स में भी यूज़फुल होता है, जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है, वो सब क्या है, यहाँ पे उनको हाई एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी है उसको कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं ताकि वो अपने बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सके। कुछ एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस या दूसरे रेप्टाइल्स, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है और नो ऑक्सीजन ब्लड है वो कुछ हद तक थोड़ा मिक्स हो सकते हैं। इट इज़ बाय द नेचर ओनली। ये नहीं चाहती है कि जो ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन ब्लड है उसको वो कुछ हद तक वो मिक्स कर सकते हैं, वो अलाउड होता है बाय द नेचर, बट पूरी तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ एम्फीबियंस क्या होता है, व्हाट इज एम्फीबियंस? एम्फीबियंस आर द एनिमल्स which can live both on water as well as on land. उसका prime example is frog. Okay, now fishes, let's talk about the fishes में क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट्स होते हैं और जो ब्लड है वो ब्लड को गिल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ब्लड उसे सर्कुलेट कर सके। इसीलिए जो ब्लड है वो गिल्स तक पहुंचाया जाता है। गिल्स क्या होता है, वो फिश का एक ऑर्गन होता है जो पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, पानी से ऑक्सीजन को वो लेता है। ठीक है, नाउ एक बार हम समझ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। फिश में जो ब्लड है वो हार्ट में एक बार जाता है, कब? जब बॉडी का एक साइकिल कंप्लीट होता है, जबकि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स है वो हार्ट में ब्लड को 2 बार जो दूसरे वर्टिब्रेट्स है वो हार्ट में ब्लड 2 बार पहुंचा सकते हैं। कब पहुंचाते हैं? जब भी बॉडी का साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये फिश और दूसरे वर्टिब्रेट्स में ये डिफरेंस है। इस सर्कुलेशन या फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का यहाँ मतलब क्या होता है? एनिमल्स विच हैव अ स्पाइन, जिन एनिमल्स में स्पाइन हो दैट इज द वर्टिब्रेट्स, लाइक द बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ कम टू द ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है हम एक बार वो देख लेते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या। हमने नाम तो हमेशा सुना है ना, डे टू डे लाइफ में, पर इसको एक्चुअल में क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है, नाउ द ब्लड प्रेशर, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करे उसे हम ब्लड में जब प्रेशर बढ़ता है या कम होता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, है ना। यहाँ वेसल का क्या मतलब है? एक ट्यूब जिसमें ब्लड फ्लो होता है। वेसल इज लाइक अ ट्यूब वेयर द ब्लड फ्लोज। ये प्रेशर वेन्स के बजाय आर्टरीज में ज़्यादा होता है। ठीक है, आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब उसके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे उसे। ठीक है, आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड प्रेशर होता है उस टाइम पे उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब आर्टरीज रिलैक्स होती है तब उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है ना उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? इट इज़ अबाउट 120 mm of Hg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm of Hg। ठीक है, कहते हैं, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और जब आर्टरीज रिलैक्स होती है उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
नॉर्मल हमें पता है 120 mm ऑफ Hg होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ पे mm ऑफ Hg आपने ये देखा होगा, mm ऑफ Hg कितना होता है, द मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बीपी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि ये बीपी मेजर किया जा रहा है, लेकिन ये बीपी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जिसमें एयर फिल्ड अप हो रही है ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट में जो एयर फिल अप हो रही है इसे हम कहेंगे कफ, CUFF, कफ, ठीक है। ये दिस इज अ ट्यूब, इसे ट्यूब कहेंगे। दिस इज अ बल्ब, ठीक है, एंड दिस इज अ वॉल्व, दिस इज अ वॉल्व, ठीक है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये एक्सपांड हो रही है, दिस इज आर्टरीज, ये आर्टरीज है, दिस इज आर्टरीज, ओके। एंड व्हाट इज दैट, ये है स्टेथोस्कोप, क्या कहेंगे इसे, स्टेथोस्कोप। नाउ कम, बीपी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, लेट्स जस्ट फाइंड आउट। हमें स्टेथोस्कोप के बारे में पता है, लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे फाइमोमैनोमीटर, क्या कहेंगे, फाइमोमैनोमीटर, ठीक है। हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो बीपी को हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। हाई बीपी का कारण क्या होता है, आर्टरी में जब प्रेशर बढ़ता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में भी रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाते हैं, और जो एक्सट्रीम केस है उसमें भी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है। कैसे, देखिए हाई बीपी कैसे होता है, जब आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसमें प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, उस वजह से जो ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाई बीपी, ठीक है। और एक्सट्रीम केस में क्या होता है, दैट इट कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। नाउ कम टू द ब्लड वेसल ट्यूब्स। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड को कैरी करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में सप्लाई करती है, जबकि वेन्स दूसरे ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो आर्टरीज है वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है और जो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है वहाँ पे वो सप्लाई करती है, जबकि जो वेन्स है वो जो दूसरे ऑर्गन्स है ना, जो अलग अलग ऑर्गन्स है वहाँ से वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वो पहुँचाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। नाउ आर्टरीज आर ऑन हाई प्रेशर, व्हाई, बिकॉज दे कैरी ब्लड, they carry away the blood from the heart, whereas veins are not on pressure. Why? Because they have walls. मैंने आपको बताया था walls होते हैं veins में, तो वो जो walls है that make sure that blood flows only in the one direction and not just deviate the direction. So capillaries, now what are capillaries? Capillaries are the स्मॉलेस्ट वेसल्स, या हम ट्यूब कहेंगे, जो 1 सेल थिक होते हैं, है ना, जो उनका साइज होता है दैट इज द 1 सेल थिकनेस। इसका मतलब है दैट इट हैज़ अ थिन वॉल, दैट इज द कैपिलरीज। नाउ व्हाट इज प्लेटलेट का क्या काम होता है एंड व्हाट आर द मेंटेनेंस डन बाय द प्लेटलेट्स एंड हाउ इट प्रोटेक्ट अस द ह्यूमन बॉडी from the injury. Let's just find out and understand, try to understand it. अगर हम इंजर्ड हो और ब्लीडिंग होने लगे लेकिन ब्लड वेसल में लीकेज हो जाए तो जो ब्लड लॉस है वो क्या होगा, वो नेचुरली बढ़ जाएगा और पंपिंग सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लीकेज। इसलिए इन लीक से बचने के लिए
ब्लड के पास प्लेटलेट्स होती है. दैट्स वेयर प्लेटलेट्स कम्स एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो इन लीक्स को बंद करती है बाय क्लॉटिंग द ब्लड व्हेन देयर इज इंजरी. नाउ व्हाट इज लिम्फ? ट्रांसपोर्टेशन में जब एक और फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है. ठीक है, ये प्लाज्मा जैसा ही होता है बट इट इज़ कलरलेस एंड हैविंग अ लेस प्रोटीन. लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ का काम होता है जो इंटेस्टाइन है, वो जो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को उठा के क्या करता है? ब्लड में पहुंचाता है. दैट इज द वर्क ऑफ लिम्फ. ओके. Lymph is similar to blood, but RBCs are absent in lymph. Lymph is formed from the fluid which leaks from blood capillaries and goes to the intercellular spaces in the tissues. This fluid is collected through lymph vessels and finally returns to the blood capillaries. Lymph also plays an important role in the immune system. The main function of the lymphatic system is to extract, transport, and metabolize lymph, the fluid found in between cells. The lymphatic system is very similar to the circulatory system in terms of both its structure and its most basic function to carry a body fluid. So now come to transportation in plants. हम अब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, सिस्टम है, वो कैसे प्लांट्स में भी किस तरीके से काम करता है, उसे हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी नो दैट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस, और एनर्जी को वो क्लोरोफिल में स्टोर करती है जो कि लीव्स में स्टोर होता है. ओके. प्लांट्स बिल्डअप में soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. ये तब एब्जॉर्ब्ड होते हैं जब ये सॉइल और रूट्स के कांटेक्ट में आते हैं. तो ये जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये तभी एब्जॉर्ब होंगे जब रूट और सॉइल के कांटेक्ट में होंगे, तब ये प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं ईजीली. हर बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो मूव नहीं करती है. सो प्लांट बॉडीज़ की जो टिश्यूज़ है उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है? बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं. सो जो डेड सेल्स होते हैं, जिस वजह से प्लांट को लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. यानी कि मतलब अगर प्लांट में एनर्जी लो भी रहेगी, कम होगी, तब भी दैट इज सफिशिएंट फॉर प्लांट टू वर्क. ओके. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो पाथवेज होते हैं. जाइलम जो वाटर और मिनरल्स को मूव करते हैं, एंड फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है क्या? लीव्स से फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स को मूव करते हैं. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज़ दैट? कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन प्लांट्स? जाइलम टिश्यू में जो रूट्स हैं, दैट रूट्स के वेसल्स, और जो जाइलम टिश्यू में रूट्स के वेसल्स और ट्रैकाइड्स एंड स्टेम और लीव्स, ये आपस में क्या होते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, जिससे प्लांट्स के सभी पार्ट्स में वाटर इजीली पहुंच सके. सो दे आर कनेक्टेड सो दैट जो है ना सभी पार्ट्स में वाटर इजीली रीच कर सके. उसके लिए ज़रूरी है कि जो रूट के वेसल्स और ट्रैकाइड्स है और स्टेम और लीव्स है, ये आपस में कनेक्टेड रहे, तभी पानी सभी जगह पे पहुंचेगा. ठीक है. नाउ कम टू द एक्टिविटी 6.8. Now come to the activity 6.8. What does it say? Take two pots, fill soil, and in one pot put plant and stick in the other pot. Cover the pots
with plastic sheet and place it in the sunlight for 1 hour. Now what you observe in both the cases, that you have to see and you have to understand it, that what you observe with the two pots filled with the soil and covered with the plastic sheet. Okay, now let's come to the next topic, that is the transport of food and other substances. Like how we have studied about we understood the plant's transportation system. How does it work in the water, when the water is supplied, and now we have to understand that how the food is being transported in the plants. Okay, the transpiration. What is transpiration? जब पानी वेपर के फॉर्म में जब पानी लॉस होने लगे फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, है ना, वेयर देयर इज ऑक्सीजन इन द प्लांट, दैट पार्ट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ठीक है. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन. ट्रांसपिरेशन का क्या काम होता है? दैट इज टू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड द upward movement of the water and minerals dissolved when the roots to the leaves. ठीक है. Now during the day time when the stomata are open, जब स्टोमाटा ओपन होते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट पुल बिकम्स द, जो ट्रांसपोर्टेशन पुल होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स का काम करता है वाटर में, है ना, इन द जाइलम पार्ट. इन द जाइलम सिस्टम it works as the major driving force. Transport of food and the other substances. How the transportation works when it comes to the food reaching. जो photosynthesis के soluble products है ना, जो photosynthesis के soluble products को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, जिससे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये वैस्कुलर टिश्यूज़ में होते हैं जिसे हम फ्लोएम कहते हैं. फ्लोएम एमिनो एसिड्स और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर ये सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, अदर सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस को रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स में पहुंचाया जाता है, जिससे प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ बढ़ सके एंड द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो नेचुरली. नाउ जो plants also store sugar in spring season in root or stem so that they use energy out of it when it is required or when it is needed. Okay, see, they store sugar in the spring season in the root or stem, so that they can use energy when it is required to grow. Okay, all green plants require the food prepared by photosynthesis, other inorganic nutrients. These are absorbed from the soil by the roots as they are in contact with the soil. The materials prepared by photosynthesis and the materials absorbed by the roots should be sent to other parts of the plant, and this process is called transportation in plants. Plants have specialized vascular tissues for transportation of substances. There are two types of vascular tissues in plants, viz. Xylem and phloem. Xylem is responsible for transportation of water and minerals. It is composed of tracheids, xylem vessels, and xylem parenchyma and xylem fiber. Tracheids and xylem vessels are the conducting elements. The xylem makes a continuous tube in plants which runs from roots to stem and right up to the veins of leaves. Phloem is responsible for transportation of food. Phloem is composed of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma
and bast fibers. Sieve tubes are the conducting elements in phloem. So now come to the excretion topic. So what is excretion? जो वेस्ट हम रिमूव करना चाहते हैं उस प्रोसेस को, वो जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. ओके. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट वेज, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज वेस्ट in a simple diffusion manner to remove the waste. And जो complex multicellular organisms होते हैं, they use specialized organs to perform the same function, है ना. वेस्ट को रिमूव करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं. नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. कैसे ह्यूमन बींग्स के जो वेस्ट होते हैं उसको किस तरीके से और कौन से ऑर्गन से वो उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में कौन से होते हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. किडनीज एब्डोमेन में लोकेटेड है, बैकबोन के लेफ्ट और राइट साइड में. ठीक है. जो यूरिन किडनीज में बनता है उसे यूरेथ्रा से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है. कब तक? जब तक यूरेथ्रा उसे रिलीज ना कर दे. ठीक है. यूरिन बनता कैसे है? ब्लड वेस्ट को फिल्टर करना, ठीक उसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ब्लड से निकाला का एक पर्पज़ है. यूरिन बनने का एक पर्पज़ है कि जो ब्लड में वेस्ट होता है उसको वो ठीक से फिल्टर कर सके. किस तरीके से? ठीक वैसे ही जैसे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है ब्लड से, यूरिन भी इसी तरीके से फिल्टर करता है. ठीक है. नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया या यूरिक एसिड, इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया या यूरिक एसिड इन्हें किडनीज में जो ब्लड है ब्लड से रिमूव किया जाता है. नाउ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज हैज़ कप शेप्ड एंड ऑफ ट्यूब इन द किडनी, जो कि कैपिलरी क्लस्टर से जुड़े हुए हैं और वहाँ ट्यूब में फिल्टर्ड यूरिन कलेक्ट किया जाता है. ठीक है. और उस ट्यूब में जो फिल्टर्ड यूरिन होगा उसे कलेक्ट किया जाएगा. ठीक है. दोनों किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स. क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन्स. ओके. इनिशियली कुछ सब्सटेंसेस फिल्टर होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स और ज़्यादा अमाउंट में वाटर को फिल्टर किया जाता है. वाटर को रीएब्जॉर्ब भी किया जाता है, which is also a type of filtration process done by the kidneys. अगर बॉडी में वाटर एक्सेस अमाउंट में कलेक्टेड हो तो उसे रीएब्जॉर्ब किया जाता है. यूरिन जब किडनी में बनता है तो पहले एक लॉन्ग ट्यूब यूरेटर में जाता है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है. ओके. यूरिन तब तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होता है जब तक यूरिन यूरेथ्रा से पास आउट करने की अर्ज ना हो, जब तक यूरिन स्टोर्ड रहेगा. ब्लैडर क्या है? एक मस्कुलर पार्ट है जिसे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट ऑल्सो. ओके. now let's just look the excretory system in human beings. Let's just look at the diagram. This is the left renal artery, left kidney, and this is the right kidney. Left renal vein, this is the left renal vein, aorta, and left ureter, vena cava, this is the vena cava, urinary bladder, and this is the urethra. Now let's just see the structure of a nephron. Okay. Now see, this is the
tubular part of nephron, glomerules, Bowman's capsule, branch of renal artery, branch of renal vein. These are the capillaries, collecting duct. Okay, so all the parts have been captured. Okay, now come to the artificial kidney hemodialysis. What is that? We'll study about it. So what is artificial kidney? हमने अभी किडनी और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा. अब हम ये पढ़ेंगे कि जब किडनी फंक्शन फेल हो जाए तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ कैसे किया जाता है. ठीक है. नाउ आर्टिफिशियल किडनी क्या है? आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो डायलिसिस के थ्रू ब्लड से वेस्ट को निकालती है. किडनी वेस्ट को डेली 180 लीटर तक फिल्टर करती है, बट जो वॉल्यूम होता है वो 1 या 2 लीटर ही होता है. ठीक है, वो जो वॉल्यूम होता है वो 1 या 2 लीटर ही वॉल्यूम होता है ना. क्योंकि जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो जो बाकी फिल्ट्रेशन है वो रीअब्जॉर्प्शन में ही चला जाता है. कहाँ पे होता है? इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी होता है. ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. इस प्रोसेस में ब्लड से वेस्ट को डायलिसिस फ्लूइड में पास किया जाता है ना. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड से जो वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड में पास किया जाता है बाय द डिफ्यूजन. सी यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो किस तरीके से डायलिसिस हो रहा है. डायलिसिस सॉल्यूशन से वेस्ट जो वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड में पास हो रहा है और डिफ्यूजन की हेल्प से, है ना. एंड और फिर जो प्योरीफाइड ब्लड है वो पेशेंट में पम्प्ड बैक किया जाता है. दिस इज सिमिलर टू द किडनी फंक्शन बट देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन. ये किडनी फंक्शन की तरह होता है लेकिन क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सो दैट हैज़ द डिफरेंस between artificial kidney filtration and the natural kidney filtration. Okay. Cells utilize the essential substances that are carried to them by the transport system of the body. As a result of cellular metabolism, some harmful and toxic substances are also produced. Living organisms have means of getting rid of these substances. The process of getting rid of metabolic wastes is known as excretion. In unicellular plants and animals, this process takes place through diffusion. Higher animals have a very well-developed excretory system. Excretory organs include kidney, lungs, liver, and skin. If it were not for the non-stop activity of these organs, the body would be quickly poisoned by its own metabolic wastes. These organs also help in getting rid of the excess body heat. The kidney is a very complex organ and is made up of a large number of units called nephrons. A nephron has a cup-like structure called the Bowman's cup, followed by a highly coiled tube. When the blood containing metabolic waste is brought to the glomerulus, water, salts and urea are filtered here. These wastes pass through the long tubule and are poured in the pelvis, the beginning of the ureter, in the form of a liquid, the urea. When the bladder is full, urine is passed out through the urethra. So now come to
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन होता है वैसे ही प्लांट्स में भी किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है वो हम इसमें समझेंगे। प्लांट्स का एक्सक्रीशन प्रोसेस एनिमल से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन खुद वेस्ट प्रोडक्ट को बनाती है और इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसी में ऑक्सीजन क्या करती है, जो प्लांट से वेस्ट बनता है उसको वो बनाती है। प्लांट्स एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन से निकालती हैं। अदर वेस्ट के लिए प्लांट्स के टिश्यू में जो डेड सेल्स बनते हैं जिसे वो अपने पार्ट्स को छोड़ के वेस्ट को रिमूव करती है, जैसे कि लीव्स को हटा के जो पत्ते जो गिर जाते हैं, दोज आर द डेड सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कुछ वेस्ट अपने आसपास सॉइल में भी छोड़ देती है, तो जो दूसरे वेस्ट्स होते हैं वो प्लांट्स सॉइल में उसे निकाल देती है या डंप्ड आउट कर देती है, ठीक है। नाउ ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? ऑर्गन डोनेशन इज डोनेटेड टू पर्सन हु सफर्स विथ सेम ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन को सर्जिकली रिमूव किया जाता है फ्रॉम ऑर्गन डोनर एंड ट्रांसप्लांटेड टू recipient. What is recipient? The one who receives the organ. Common transplantations कौन से हैं? कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन्स एंड बोन मैरो है। मोस्ट ऑर्गन्स और टिश्यू डोनेशंस, जो मोस्ट ऑर्गन्स है और जो टिश्यू डोनेशंस है वो डोनर के डेथ के बाद होते हैं, पर कुछ ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर पार्ट, लंग्स और टिश्यूज़ ये सभी डोनेट किए जा सकते हैं। इवन द डोनर इज अलाइव, देन ऑल्सो organs can be donated. Okay, so yeah, that's the end of chapter 6 life process. That's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care.